हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, मैं करवा रही हूँ क्लास 10th का प्रैक्टिस पेपर और ये है आपका प्रैक्टिस पेपर नंबर 2, जिसका सेक्शन नंबर ए और बी ऑलरेडी 1 सिंगल लेक्चर में मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर सी, जिसमें खंड ग में 3-3 नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे और 2 में चॉइस होगी, तो मुझे 8 क्वेश्चंस आपको करवाने हैं। एक छोटी सी बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप बार बार मुझे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट ना लिखा करें, मुझे अच्छा नहीं लगता है, प्रेशर पड़ता है इस तरह से। मेरे पास जैसे ही समय निकलता है मैं तुरंत आपके लिए लेक्चर ही तैयार करती हूँ, मैं और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करती। कई बार बेटा हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह से आप बार बार ना लिखें। मेरी सबसे पहली प्रेफरेंस आप ही लोग हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ जितना जल्दी हो सके मैं आपको इनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना ले लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि √2 + √3 अपरिमेय है। सिद्ध कीजिए कि √2 + √3 अपरिमेय संख्या है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से ही करेंगे। प्रूव दैट √2 + √3 इज इरेशनल। तो हमने मान लिया इट इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर, हमने मान लिया ये अपरिमेय नहीं है। अब मैं सारी बातें नहीं लिखूंगी, जितना क्विकली हम करेंगे उतना जल्दी मैं सारे पेपर्स के सॉल्यूशन आपको दे पाऊंगी। तो हम लिख देंगे माना √2 + √3 अपरिमेय नहीं है, बल्कि कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। इफ पॉसिबल लेट √2 + √3 इज ए रैशनल नंबर। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसे p/q की बजाय p/1 की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, p भी एक हमारी कौन सी संख्या हो जाती है, पूर्णांक इंटीजर हो जाता है, 1 भी हमारा इंटीजर हो जाता है। ठीक है ना, अभी परिमेय संख्या है। सुनो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए अगर मैं इसको p/q लेती हूँ तो मेरा काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और हमें 2 ही नंबर का क्वेश्चन करना है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन पे हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे। हम मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है जिसे हम p/1 के रूप में लिख देते हैं। भाई मान लो वो 4/5 है, तो भी मैं इसे 4/5/1 कर सकती हूँ ना, और 4/5 मेरा p हो जाएगा, तो p/1 कर सकती हूँ। समझ में आ रही है मेरी बात? तो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए मैंने इसको p/1 की फॉर्म में लिख दिया है, जहां पर p एक पूर्णांक है या p एक इंटीजर है इंग्लिश मीडियम के लिए। क्लियर है? परिमेय संख्या भी हो गई साथ में ये। अब क्या करो कि √2 को तो इधर रख लो और ये हो जाएगा p - √3। दोनों तरफ अब आप कर दो स्क्वेयर, इधर भी स्क्वेयर कर दो और इधर भी, तो ये तो हो जाएगा 2। ये 21 नहीं है, ये स्क्वेयर है, और ये हो गया a² + b² - 2ab। क्लियर हो गया? ये सारी टर्म्स को आप लेफ्ट में ले आओ। इस थोड़ा अलग है ये क्वेश्चन, देखो मैं इसके लिए एक तरीका और बताऊंगी अभी आपको। 2 बल्कि इसको ना लाओ लेफ्ट में ना, इसको ले आओ, इसको ले आओ। 2√3p नेगेटिव है ना, पॉजिटिव हो जाएगा, p² + 3 - 2 है। 2√3p = p² + 1। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? अब इस 2 को और p को भी राइट में ले जाओ, तो √3 बराबर है p² + 1/2p। अब इस बात को आपने नोट करना है कि √3 आ गया p² + 1/2p। क्लियर है? अब आप 10th क्लास में हो इसलिए हमें इस मेथड से करना पड़ा, नहीं हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते थे। अब p क्या है, एक पूर्णांक है, इंटीजर है, नॉन जीरो है, ये बात भी यहाँ पर लिख देना, नॉन जीरो है। तो p² + 1 भी इंटीजर होगा, 2p भी इंटीजर होगा, और 2 इंटीजर को जब आपस में डिवाइड करोगे तो ये कैसा नंबर आ जाएगा, रैशनल नंबर। तो राइट साइड वाला रैशनल हो गया, लेकिन हम सबको पता है कि √3 तो इरेशनल होता है। हम प्रूव करके नहीं दिखाएंगे, हम उसको अज्यूम करके चलेंगे कि √3 इरेशनल है। तो लेफ्ट में तो अपरिमेय आ गया, राइट में परिमेय आ गया, तो गलत है। कहाँ गलत है, क्या कॉन्ट्राडिक्शन है? जो शुरू में हमने इसको परिमेय माना था ये गलत है। इट मीन्स √2 + √3 परिमेय नहीं है, बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे कि हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 अपरिमेय है। पूरा नहीं करना, हम जानते हैं वर्गमूल 3 अपरिमेय, और फिर आप लिख देना कि 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ अपरिमेय होता है। सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल, इसलिए √2 + √3 भी अपरिमेय संख्या है। 99% एग्जामिनर्स, अच्छा ये 3 नंबर में है, 99% एग्जामिनर्स आपको इसमें से 1.5 से 2 नंबर तक दे देंगे। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही है मेरी बात? चलो आगे चलते हैं। पूरे मार्क्स तो नहीं मिल पाएंगे इस तरीके में आपको, क्योंकि ये 3 नंबर का है। मुझे ऐसा ध्यान रहा कि ये 2 नंबर का है, 2 का होता तो आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर मिल जाते। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर।
वरना फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 3 नंबर में बहुत बड़ा पड़ जाएगा कि वो पहले √2 को प्रूव करके दिखाओ कि √2 परिमेय है, तो इसको लास्ट में जैसे हम प्रूव कर देंगे कि यस इट इज़ इरेशनल। सिमिलरली फिर आप लिखोगे सिमिलरली √3 इज इरेशनल और 2 अपरिमेय का जोड़ अपरिमेय होता है, तो या फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। चलिए 27 पे आ जाओ। यदि अल्फा बीटा इस बहुलक के बहुपद के शून्यक हैं तो 1/α + 1/β का मान ज्ञात करो। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² + 3x + 7, तो आपने बच्चे वैल्यू निकालनी है 1/α + 1/β की। इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने मेरे ध्यान से देखे हैं तो मैंने बोला था कि शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल से ही आप इस तरह के सवाल बड़ी आसानी से कर सकते हो। इसका कंपैरिजन इससे करो तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी, b की वैल्यू 3 आ जाएगी, c की वैल्यू 7। अल्फा बीटा इनके रूट्स हैं, जीरोज हैं, शून्यक हैं, तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a यानी -3/4, अल्फा बीटा होता है c/a यानी 7/4। आ गई ये दोनों वैल्यूज। हमें कैलकुलेट करना है 1/α + 1/β, तो मैं इसको स्लाइड को इधर कर लेती हूँ और अब देखो भाई कितना आसान है। 1/α + 1/β करना है, एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा एलसीएम आएगा, अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा बच जाएगा, बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा बच जाएगा। ऊपर आ गया अल्फा प्लस बीटा, नीचे आ गया अल्फा बीटा, दोनों वैल्यू आपके पास हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू है 7/4। 4 से 4 कैंसिल होकर -3/7 आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 नंबर के अकॉर्डिंग ये बेहद ही आसान आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट पर चलते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं और ये आ जाता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 28। इसमें इंटरनल चॉइस भी मिलेगी, आलेखीय रूप में शो ग्राफिकली, ठीक है, कि रैखिक समीकरणों की निम्नलिखित प्रणाली का अद्वितीय हल है। उसने पहले ही बोल दिया द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन आपने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी कि आपने ग्राफ से बताना है कि भैया इनका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ इक्वेशंस लिख लेती हूँ, x - y = 1 और दूसरी लिख लेती हूँ 2x + y = 8 और अपना थोड़ा साइड में कर लेते हैं सिस्टम। अब देखो पहले इसके लिए ग्राफ खींचना है तो आप 2 पॉइंट्स लोगे, मैंने x को 0 ले लिया, ध्यान देना 0 - y = 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। और अब मैंने y को 0 ले लिया तो x की वैल्यू आ गई 1, क्लियर हो गया। ऐसे ही अब आप इसकी भी टेबल बना दो, x और y 2 ही पॉइंट से काम चल जाएगा, ज़्यादा भी ले सकते हो। एक बार x को 0 ले लो तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, तो y की वैल्यू 8 आएगी। y को 0 ले लो, जब आप यहाँ y को 0 लोगे तो 2x = 8, तो x की वैल्यू 8/2 यानी कि 4 यानी कि 4 आ जाएगी। तो x कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब कॉमन पॉइंट तो कोई दिख नहीं रहा है, तो वैसे तो या तो ग्राफ खींच लो पहले। अब ग्राफ को आपने बड़ी सफाई से पेंसिल से फुटेज से खींचना है, सुन रहे हो मेरी बात को। ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y और ये y डैश। x की वैल्यू जा रही है 4 तक, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम ले लेंगे, इक्वल डिस्टेंसेज पर लेना है, मेरे हाथ में स्केल नहीं है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, y की वैल्यूज़ 8 तक जा रही हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नीचे -1 तक भी जा रही हैं। प्लॉट द पॉइंट्स। पहला पॉइंट है x0 y -1, तो ये वाला पॉइंट है। दूसरा है x1 y0, ये वाला पॉइंट है। इन दोनों को मिलाकर हमें आगे लाइन खींचनी है। आप स्केल से खींचेंगे, आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। आपने ये डिस्टेंसेस इक्वल लेनी है, चाहे तो स्केल से या कंपास से, फुटा से या प्रकार से लेनी है, और फुटे से ही लाइन खींचनी है, स्केल से, पैमाने से, रूरल से, ठीक है। x0 y 8 इस पे आ गई हूँ मैं, तो इसको मैं अलग कलर ले लेती हूँ। x0 y 8 ये वाला पॉइंट हो गया, और x4 y 0। अब इन दोनों को मिलाओगे तो ये दोनों लाइन एक ही पॉइंट पर कट कर रही हैं, और जिस पॉइंट पर वो कट कर रही है वो अद्वितीय हल है, और वो देखो क्या है 3, और मेरा भी सही आ गया है बिल्कुल 2, लगभग सही ग्राफ मेरा बन गया है। तो ये जो पॉइंट है ये यूनिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो यूनिक सॉल्यूशन है x3 और y2। आप इस बात को चेक भी कर सकते हो रफ में जल्दी से, कैसे हम अपना एलिमिनेशन मेथड ले लेते हैं, है ना। y से y कैंसिल हो गया, 3x 8 और 1 9, x से 3 से 9 कट जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू को यहाँ कहीं भी रख दो, 3 इसमें रख दो, हाँ
x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 3, ये करना नहीं है, एग्जाम में नहीं करना है, सुन रहे हो मेरी बात को। तो y की वैल्यू 2 आ गई, तो यस वी आर राइट। ये पोर्शन आपने पेपर में नहीं करना है, मैंने तो वेरीफाई करके दिखाया, आपने केवल ग्राफ ड्रॉ करना है और लास्ट में लिख देना कि हाँ ग्राफिकली ये दिख रहा है कि इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है, और वो हल 3,2 है। क्लियर है। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 28 की इंटरनल चॉइस पर। ये भी बेहद आसान है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3800 रुपये में 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। क्रिकेट कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। बाद में उसने 1750 रुपये में 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदी। 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ऑर्डर को याद कर लेना कि क्या दे रखा है। तो आप क्या करोगे, माना एक बैट का, और बैट को इंग्लिश में तो बैट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बल्ला। माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये, और बॉल को हिंदी में गेंद बोल देते, तो एक गेंद का मूल्य हो गया y रुपये। द प्राइस ऑफ वन बॉल, द प्राइस ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू y रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पहले हम इक्वेशंस बना लेते हैं। 7 बैट्स, एक बैट अगर x रुपीज का है तो 7 बैट आएंगे 7x के, और 6 बॉल्स तो 6 बॉल आएंगी 6y की, और टोटल प्राइस है 3800। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बनेगी, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। 7x जमा 6y बराबर है 3800। इसी तरह 3 बल्ले और 5 गेंद, तो 3 बल्लों का और 5 गेंद का मूल्य हो जाएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। 5 है भाई ये अपना 5y है यहाँ। क्लियर हो गया। अब इनको सॉल्व करके आपने x और y की वैल्यूज निकालनी है। यू कैन चूज एनी मेथड। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वर्गगुणन विधि तो हट चुकी है, तो प्रतिस्थापन से थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, मेरे ख्याल से विलोपन ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एंड इक्वेशन नंबर 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। पहली इक्वेशन को मैं 3 से कर रही हूँ, तो 3 7 21, 3 6 18 y, और 0 0 3 8 24, 3 3 3 9 और 2 11400। ठीक हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 तिया 21, 7 5 35, और 0 7 5 35, 3 7 7 49 और 3 52, 5 7 1 7 और 5 12। एक्स वाला कोफिशिएंट मैच कर गया तो माइनस का साइन कर दो, ये कैंसिल। 35 में से 18 गए, 15 में से 8 गए 7, ठीक है ना, माइनस 17y, और ये भी माइनस आएगा 0 5, 12 में से 4 गए 8, और 850 ये आ जाएगा माइनस का, दोनों कैंसिल। y की वैल्यू आ जाएगी 850/17, 17 5 85 होता है, तो y का वैल्यू 50 रुपये आ गई। 50 y हमने किसकी वैल्यू ली थी, गेंद की, तो गेंद की कीमत हो गई 50 रुपये। इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। ये इक्वेशन है 3x प्लस 5y, y की जगह 50 पुट करोगे बराबर है 1750, 5 5 25, 250। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान, और NCERT से ही है, कोई अलग से आपको नहीं दिया गया है। तो 3x बराबर हो गया बच्चे 1500। x से जब इसको 1500 को 3 से काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 500 रुपये। तो आपके बल्ले की कीमत कितनी आ जाएगी, बैट की कीमत आ जाएगी 500 रुपीज़, और गेंद की कीमत आ जाएगी 50 रुपीज़। आसान सा था। आगे बढ़ते हैं। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 29। एक्स और वाई के बीच ऐसा संबंध खोजें कि बिंदु एक्स वाई बिंदु 3 6 और -3,4 से समान दूरी पर हो। बहुत आसान है, इंग्लिश मीडियम वाले मेरे स्टूडेंट्स भी जल्दी से स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लें बच्चे। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई such that this point is equidistant from these 2 points। आप हमेशा क्या करो कि इस पॉइंट को P नाम दे लो, P से पूजा नहीं है, बस हम जनरली P ही नाम देते हैं, इसको A नाम दे लो और इसको B। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो P पॉइंट है जितना A से दूर है उतना ही ये B से दूर है, यानी कि PA और PB दोनों इक्वल है। गॉट इट, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र हमने लगाना है। तो ये P हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। और क्वेश्चन क्या कहता है कि PA PB के इक्वल है। जब भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना तो पहले ही चाहे तो स्क्वायर भी कर दो, यानी कि PA का स्क्वायर और PB का स्क्वायर भी इक्वल होगा। जब दो डिस्टेंस ऑलरेडी इक्वल है तो उनके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे भैया।
अब आप लगा दो दूरी सूत्र P और A के बीच में। साइड में आप डिस्टेंस फॉर्मूला जरूर लिख देना। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आपने फॉर्मूलाज मेंशन जरूर करना है, क्योंकि कुछ एग्जामिनर्स भाई ऐसा हो सकता है कि आपके मार्क्स वहाँ पर डिडक्ट कर लें, ना भी करें, है ना, अपनी तरफ से बेस्ट करके आओ। तो अब PA ले लो, P है x, y और A है 3, 6। तो क्या बनेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, आप इधर से लो चाहे इधर से लो, मैं P की तरफ से ले रही हूँ, तो x - 3 का स्क्वेयर प्लस y - 6 का स्क्वेयर, और अब मैं अंडर रूट नहीं लगा रही क्योंकि मैंने यहाँ स्क्वेयर ले लिया है, इज इक्वल टू, अब ये P है और ये B है तो PB ले लो, तो ये बनेगा x - 3, तो ये हो जाएगा x + 3 का स्क्वेयर और प्लस y - 4 का स्क्वेयर। अपना a + b, a - b की आइडेंटिटी लगा दो, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab, y स्क्वेयर 6 6 36 माइनस 12y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 9 + 6x, ठीक है, और y स्क्वेयर प्लस 16 माइनस 8y, y स्क्वेयर से y स्क्वेयर कैंसिल, x स्क्वेयर से x स्क्वेयर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 9 इधर भी था 9 इधर भी था। अब -12y में 6y जोड़ोगे तो 18, और ये बन जाएगा 36 माइनस 18y इज इक्वल टू, ये हो गया कुछ हमने गलत कर दिया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हमने कुछ गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी वो पकड़े, ये 6x है, ये 6x है, तो ये बनेगा -6x प्लस 36 माइनस 12y, और इन तीनों को भी लेफ्ट में ले आओ तो -6x माइनस 16 प्लस 8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, -6 और -6 -12x, और ये प्लस का 8 है तो माइनस का 12 और जमा का 8 तो -4y, और 36 में से 16 गए तो जमा का 20, -4 से डिवाइड कर दो तो 4 × 12, घटा घटा जमा, 4 से 4 कट जाएगा y, और 4 × 5 = 20 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ो, हमें x और y की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें x और y के बीच में एक संबंध खोजना है, एक रिलेशन खोजना है, जो कि हमेशा एक इक्वेशन की फॉर्म में आपको मिलेगा। कहीं आप उलझ के बैठ जाओ कि भैया मेरे तो x y की तो वैल्यू आई नहीं, उसने पॉइंट नहीं पूछा, उसने x y नहीं पूछा, उसने रिलेशन पूछा है x और y के बीच में, जो कि हमारा ये आ जाता है। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। आगे है बेटा क्वेश्चन नंबर 30, और ये इसमें दोनों के दोनों क्वेश्चन हर बार हर सैंपल पेपर में आपको ट्रिग्नोमेट्री से मिल रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा आइडेंटिटी बेस्ड, आप अपने आप भी कंक्लूजन निकाल सकते हो। सिद्ध कीजिए कि ये रिजल्ट 2 के बराबर है, प्रूव दैट दिस वन। तो इसको पहले राइट कर लेते हैं यहाँ पर, फिर अपनी स्लाइड सरका लेंगे। sin 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, इसको 2 के इक्वल प्रूव करना है। ये हमने ले ली है अपनी लेफ्ट हैंड साइड। थोड़ा सा ध्यान दो, तो sin 4 को मैं लिख सकती हूँ sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसे मैं लिख सकती हूँ cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और प्लस 1। अभी मैं पहले ब्रैकेट को ही डील करूँगी, और बाहर चल रहा है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इस पे ध्यान दो, हमारे पास आइडेंटिटी होती है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ठीक है। तो वो आइडेंटिटी अब हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। a की जगह है साइन स्क्वेयर थीटा, b की जगह है कॉस स्क्वेयर थीटा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा एक ब्रैकेट में, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा दूसरी ब्रैकेट में, इसको फैक्टराइज कर दिया, और अब ये प्लस का 1 बाहर आ गया। क्लियर है भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही टर्म तो आएगी ना। गॉट इट, समझ में आ गई मेरी बात। और यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। हर आइडेंटिटी को आपने मेंशन करके आना है, तो इसकी जगह हम 1 लगा देंगे। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 और प्लस 1, क्लियर हो गया, मल्टीप्लाइड बाय कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इस 1 को फिर यही आइडेंटिटी लगा दो, इस 1 पे फिर से यही आइडेंटिटी लगा दो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर क्या है
कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि कोसिकेंट थीटा होता है 1/sin थीटा, तो ये दोनों कैंसिल होकर 2 × 1 यानी 2, यानी हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। इसी में हमारा एक और पार्ट है, मतलब पार्ट तो नहीं, इंटरनल चॉइस है, तो आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। ये आपका NCERT से ही लिया गया क्वेश्चन है। प्रूव दैट, या सिद्ध कीजिए साइन ए जमा कोसिकेंट ए का वर्ग जमा कोस ए जमा सीकेंट ए का वर्ग बराबर है 7 जमा टेंजेंट स्क्वायर ए जमा कोटेंजेंट स्क्वायर ए। बेहद आसान है। लेफ्ट साइड को पकड़ो, स्क्वायर ओपन करो और सॉल्व करते चले जाओ। जो भी रिजल्ट्स आपको आते हैं उनको पुट करते चले जाओ, देखना अपने आप आ जाएगा। थोड़ी सी 1-2 बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले मैं ले लेती हूँ अपनी लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है? अब थोड़ा सा स्क्रीन को खुला कर लेते हैं। यहाँ से राइट हैंड साइड मैंने यहीं पर लिखी हुई छोड़ दी ताकि आपको दिखती रहे। a + b होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर यानी कोसिकेंट स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोसिकेंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आगे आ जाओ, कॉस स्क्वायर a प्लस सीकेंट स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a सीकेंट a। क्लियर हो गया? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि आपकी राइट हैंड साइड केवल टेंजेंट और कोटेंजेंट में है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए को तो यहीं रखते हैं, कोसिकेंट को मैं कोटेंजेंट में बदल सकती हूँ। अगर आपको आइडेंटिटी याद हो तो 1 + कोटेंजेंट स्क्वायर है, इसको मेंशन कर देना। ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, कट करना चाहो कर दो, नहीं तो चाहो तो एक बार ऐसे। कोसिकेंट का मतलब होता है 1/sin ए। अब हाँ, चलो इसको ऐसे करते हैं, ये साइन स्क्वायर ए और ये कोस स्क्वायर ए दोनों मिलकर 1 हो जाने थे। इसको बल्कि आगे ले आओ, इसको बल्कि आगे ले आओ, इस कोस स्क्वायर ए को आगे ले आओ। हो गया, ये एक ब्रैकेट में हो गया। और अब आ जाओ सीकेंट पे, इसको मैं टेंजेंट में बदल सकती हूँ। हो गया बस मेरा क्वेश्चन। 1 + टेंजेंट स्क्वायर है। और ये ध्यान दो, कॉस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो सीकेंट को मैं लिख देती हूँ 1/cos ए। अब cos ए से cos ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, और cos स्क्वायर जमा साइन स्क्वायर 1 हो गया। इसको भी खोल लो, 1 जमा कोटेंजेंट स्क्वायर ए हो गया। यहाँ पर साइन ए से साइन ए कट गया तो 2 बच गया। इस ब्रैकेट को खोल लो तो 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर ए बच गया, और इसको करोगे तो 2। कॉन्स्टेंट्स देखो, 2 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। कितना आसान क्वेश्चन था, प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, एंड दैट्स ऑल। आ गई हमारी राइट हैंड साइड। हमने क्या किया, a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई। फिर मैंने नोट किया, आपको भी नोट करना है कि भाई मेरा आंसर तो टेंजेंट कोटेंजेंट में आ रहा है, तो जिन जिनको टेंजेंट कोटेंजेंट में बदल सकते थे बदल दिया। बच गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, जिनके सम हमेशा हमारा, इन दोनों का सम हमेशा 1 होता है। तो कुछ कॉन्स्टेंट्स रह गए और कुछ ये रह गए, एंड वी आर डन। आसान सा था। अब चलते हैं इस सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 31। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के 2 खंभे एक दूसरे से विपरीत खड़े हैं। 2 poles ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। अगर ये रोड है तो दोनों तरफ ऐसे 2 पिलर खड़े हैं जिनकी हाइट सेम है। सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से खंभों के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। भाई यहाँ पे कोई पॉइंट है तो एक का एंगल 60 डिग्री है और एक का एंगल 30। मान लो AB सड़क है ना, और इसका नाम AC है, इसका नाम BD है, और ये P पॉइंट है। तो ये एक एंगल तो हमारा है 60 डिग्री और बच्चे एक एंगल है 30 डिग्री। क्लियर हो गया दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को। खंभों की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करो। हमें केवल रोड की विड्थ पता है कि ये विड्थ हमारी कितनी है, 80 मीटर है। तो आपने क्या बताना है कि इन दोनों पिलर की हाइट कितनी है, जो कि मैं H मान लेती हूँ। खंभे से बिंदु की दूरी, तो A से P की दूरी कितनी है, इसको X मान लो। तो ये डिस्टेंस कितनी बच जाएगी, ये 80 - X बच जाएगी। करें क्वेश्चन, कुछ भी नहीं रह गया। स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। डायग्राम आपके सामने है। पहले ले लीजिए अपना ये वाला ट्राइंगल, कोई सा भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ट्राइंगल APC में है ना, अलग से बना के दिखाऊं अगर मैं ये ट्राइंगल, तो यहाँ वाला एंगल आपका 30 डिग्री है, ये P है, ये A है, ये C है, ये H है और ये X है।
तो टेंजेंट 30 परपेंडिकुलर यानी h बटा x, टेंजेंट 30 होता है 1/√3 यानी h बाई एक्स, और x को उधर ले जाओ, x को इधर ले जाओ तो वो हो जाएगा √3h। इस रिजल्ट को होल्ड कर लो और अब अपने आ जाओ राइट साइड वाले ट्राइंगल पर। ट्राइंगल ए नहीं बच्चे, PBD में फिर से वही बेस पर एंगल है, तो टेंजेंट 60 इज इक्वल टू h बाई 80 माइनस एक्स। टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू h बाई 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √3 इंटू 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू h। एक्स की वैल्यू हमारे पास है √3h, इसको पुट कर दो, x की वैल्यू को पुट कर दो तो √3 इंटू 80 माइनस √3h इज इक्वल टू h। ओपन द ब्रैकेट, √3 को अंदर ले जाएंगे तो 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 को √3 से करोगे तो 3h आ जाएगा बराबर है h। ठीक है, h को उस तरफ ले जाओ, 80√3 बराबर है h जमा 3h यानी 4h, 4 को इधर ले आओ, 80√3/4 तो 4 से ये कटेगा, तो बच्चे h की वैल्यू 20√3 मीटर आ जाएगी। अगर आपको √3 की वैल्यू याद है जो कि 1.732 होती है तो आप उसको पुट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर भी आप इसको ऐसे का ऐसा लिख सकते हो कि खंभे की ऊंचाई बराबर है 20√3 मीटर। क्लियर हो रही है मेरी बात, समझ में आ रही है? इस 20√3 को आप चाहो तो 20 इंटू 1.732 कर सकते हो, 0 4 6 17 दूनी 34 और 34.64 मीटर आ जाएगा। और पिलर से खंबे से उस पॉइंट की जो दूरी है x वो कितनी थी, √3h थी, और h की वैल्यू 20√3 आ रही है, 20 वाली ही रखना है यहाँ पर वैल्यू √3, और h की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो 20√3। √3 और √3 कितना हो गया, 3 और 3 को 20 से करोगे तो 60, तो एक पॉइंट की दूरी 60 है और दूसरे पॉइंट की दूरी 20 आ जाती है। तो ये था आपका सेक्शन नंबर सी का कंप्लीट सॉल्यूशन। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कोई बिल्कुल भी मैं मुश्किल नहीं कह सकती इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगी कि सेक्शन नंबर डी और ई दोनों को मैं इकट्ठा ही करा दूं, क्योंकि उसमें 6 और 3 9 क्वेश्चन हमारे बनते हैं, ये 8 क्वेश्चन हो गए हैं। तो तब तक आप इनको देखो, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूं। अगर वीडियो नहीं आ रहा है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको भी समझने की कोशिश किया करें। लेक्चर समझ आए, पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दो। भाई उतना ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हो आप, हमें भी मोटिवेशन चाहिए कि भी मेरे बच्चे एटलीस्ट देख रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज MCQ मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा रखे हैं, तो आप तब तक उनसे भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। थैंक यू।